नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया जा रहा है, इस मुद्दे पर डिटेल पर बात करेंगे। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है उत्तराखंड के युवाओं के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए। तो समय समय पर जो है सरकार द्वारा नए नए आरक्षण लाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी 10% राजकीय जो आपका आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण लाया है। तो वो सरकार क्यों लाई है, क्या मंशा है सरकार की राजनीतिक लाभ के लिए, या इसके अंदर भी कोई लूप होल छुपा हुआ है। तो सभी चीज़ों पर डिटेल पर बात करेंगे, सरकार पर भी पूरा सीधा निशाना लगाएंगे कि क्या सरकार की मंशा है, किस तरीके से जो है हमारा जो उत्तराखंड है वो बना है, क्या उद्देश्य के लिए बनाया गया था और अभी तक नेताओं ने हमारे उत्तराखंड के साथ क्या किया है, रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, मतलब किस वर्ग को देना चाहिए और किस वर्ग को नहीं मिल पा रहा है, कौन अभी तक इससे वंचित रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा उत्तराखंड जो बना था, कब से बना था, आप सभी को अवगत होगा। 2000 में जो है हमारा उत्तराखंड बना है और 24 साल पूरे होने वाले हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, 27वां जो है राज्य रहा था। तो देखिए अभी तक कितने हो गए, 24 साल आप लोग मान के चले, और उत्तराखंड में अभी तक 13 मुख्यमंत्री जो है बन चुके हैं। तो 13 मुख्यमंत्री का आप समझ सकते हैं कितनी पेंशन जो है उत्तराखंड में जा रही होगी, उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो सरकार की क्रोनोलॉजी क्या है कि सभी को खुश करना चाहती है सरकार और वोट बैंक जो है अपना बढ़ाना चाहती है। लेकिन आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, चाहिए सबको लेकिन छोड़ना कोई नहीं चाहता। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आप लोग अपनी राय भी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि क्या आरक्षण रहेगा, क्या इसका समाधान होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। 2000 में बने उत्तराखंड ने इतने मुख्यमंत्री देख लिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें जो सूची रहेगी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की, तो यहाँ पे सबसे पहले नित्यानंद स्वामी जो है बने थे आपके 9 नवंबर 2000 को। और इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी, खंडूरी, रमेश पोखरियाल, बीसी खंडूरी, विजय बहुगुणा, इसके साथ ही हरीश रावत। इस एक बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बाद फिर हरीश रावत, फिर आपका राष्ट्रपति शासन लगा था हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ रावत, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। तो अभी तक उत्तराखंड ने कितने मुख्यमंत्री देख लिए हैं? 13 मुख्यमंत्री देख लिए हैं, जिसमें से कि सभी मुख्यमंत्रियों को जो है क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तो कितनी पेंशन है, कुछ आपके स्वर्गवास हो चुके हैं लेकिन ज़्यादातरों को पेंशन जो है इसमें मिलेगी। तो उत्तराखंड धामी सरकार ने जो है नया बजट पेश किया है, जिसमें कि अनुपूरक बजट ही रहेगा, गैरसैंण में भी हुआ था, जिसमें कि विधायकों की जो सैलरी है, जो वेतन भत्ता है, उसको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया गया है। और साथ में जो है किस तरीके से वेतन भत्ते में बढ़ोतरी हुई है वो जान लीजिए आप लोग। और उत्तराखंड में कितना कर्ज है वो भी आप लोगों को जानना होगा। और उत्तराखंड सरकार अपने विधायक, जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पर कितनी जो है तनख्वाह खर्च कर रही है, मतलब पेंशन जो है सालाना खर्च होती है, महीने की खर्च होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आप लोग, हम लोग जो है रिजर्वेशन के मुद्दे में ही फंस जाते हैं, लेकिन जो विधायक, मंत्री, ये सभी लोग अपने लिए वेतन भत्ते में बढ़ोतरी करते रहते हैं। मतलब ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करता है कि उत्तराखंड वैसे ही कर्ज में है, लेकिन विधायकों का जो वेतन बढ़ोतरी है वो क्यों हो रही है। एक तरफ आप लोग जो है सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशनों को ख़त्म कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने विधायकों के, जो आपके विपक्ष के विधायक हैं, वो भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। जब आपका वेतन भत्ते में बढ़ोतरी होती है उस समय कुछ नहीं बोलते, भले ही जनता पर कुछ भी बीते, आर्थिक बोझ जो है हम पे ही पड़ता है। तो कितना जो है इस बार बढ़ोतरी हुई है, तो सभी अलाउंस को लगा के जो सैलरी हो जाएगी विधायकों की, वो कितनी हो जाएगी, 4 लाख। मतलब 70 विधायक हैं तो 4 लाख जो है सैलरी हो जाएगी, जिसको कि मिला के कितने करोड़ आप लोगों के तनख्वाह बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो है खर्च हो रहे हैं सरकार के विधायकों के ऊपर। सिर्फ विधायक की बात हो रही है और जो रहते हैं उनकी बात नहीं हो रही। विधायकों में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो है खर्च हो रहे हैं। इसी को अगर हम सालाना की बात करें तो 33 करोड़ जो है 60 लाख रुपए जो है खर्च हो रहे हैं ईयरली बेसिस पे, सिर्फ विधायकों पे, 70 विधायकों पे।
काम आप लोगों को पता ही है विधायकों का क्या काम करते हैं, किस तरीके से रहता है। अभी विधायक निधि तो आप लोग भूल ही जाओ, वो तो उनकी अपनी मर्जी है, कहाँ पे खर्च करें कहाँ पे क्या करें, सभी लोग जानते हैं क्या रहता है विधायक निधि में। तो वेतन भत्ते में जो बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि आपके संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये सभी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या जो है सिफारिश कर स्वीकार कर लिया गया है, और आपके उत्तराखंड राज्य विधानसभा विधिक संशोधन विधेयक में पारित हो चुका है, मतलब बिल भी पास हो चुका है, सारी चीज़ें इनकी हो चुकी है, मतलब अपने काम में कोई भी देरी नहीं होगी। और इसमें किस तरीके से कौन कौन से अलाउंस दिए जाते हैं विधायकों में, यहाँ पे अगर आप देखें न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, ड्राइवर का जो पहले सैलरी थी वो 12,000 रुपये थी, यहाँ पे आप देखें जो आपके विधायकों के होते हैं, और उसको बढ़ाकर 20,000 रुपये जो है कर दिया है। मतलब विधायकों की जो ड्राइवर की जो सैलरी मिलती है वो 20,000 रुपये हो गई है। इसके साथ ही अलग अलग अलाउंस जो आपके मिलते हैं, जिस तरीके से फ़ोन का, रेलवे का, कूपन आदि मिलते हैं, जो भत्ते में बदलाव किए गए हैं। विधायकों को कर्मचारियों के समान कैशलेस सुविधा भी जो है इसमें देने की सहमति मिल गई है। इसके साथ ही अभी तक जो है विधायकों को वेतन भत्ता सहित 2,90,000 रुपये मिलते थे। रेलवे के लिए जो भत्ता मिलता था वो अगर इस्तेमाल नहीं होता तो 70,000 रुपये अलग से जो है विधायकों को मिलते थे। तो करीब करीब जो है 4 लाख तक जो है आप कह सकते हैं कि एक विधायक के ऊपर खर्च हो रहे हैं हमारे पैसे, ठीक है, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, सभी जो है टैक्स देते हैं, वो सभी पैसा जो खर्च हो रहा है विधायकों की मौज के लिए खर्च एक तरीके से हो रहा है, जिसमें कि काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है मीडिया में अलग अलग, लेकिन कोई ऐसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। सिर्फ हम लोग फंस जा रहे हैं। आपका अलग अलग न्यूज़ चैनल तो आपको पता ही है कि किस तरीके से रहते हैं, आरक्षण में फंस जा रहे हैं, और ये लोग अपना बिल पास करके, अपना भत्ता बढ़ा करके अपना साइड से निकल जा रहे हैं। 2-3 दिन की ये विधायक जो विधानसभा करते हैं गैरसैंण में, और उसके बाद ये लोग दिल्ली और देहरादून फरार हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अब जो मुद्दा है जिसमें कि सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है कि जो हमारा उत्तराखंड है 5 साल में 6.71 की दर से बड़ी जीडीपी, कर्ज बढ़कर जो है 72,000 करोड़ रुपए जो है हो गया है। अगर इन विधायकों से पूछा जाए कि 72,000 करोड़ में कितने जीरो हैं, वो ये भी नहीं बता पाएंगे। तो इतना कर्ज जो है उत्तराखंड में जो स्टेट है उस पर पड़ गया है, मतलब 72,000 करोड़ का जो है कर्ज हो गया है उत्तराखंड की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन में जो है जो CAR की रिपोर्ट होती है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरफ हमारा जो है कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो है जो विधायकों की सैलरी बढ़ रही है, तो जो बोझ है वो किसके ऊपर जाएगा। एक तरफ तो आपको सरकारी जो कर्मचारी है उनको पैसे देने के लिए, आपके सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरा नई भर्ती निकालने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपने विधायकों का भत्ता बढ़ाने के लिए पैसे है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप लोग समझें कि क्या जो है सरकार की रणनीति रह रही है। 2022-2023 में जो कर्ज है वो आपका 72,000 करोड़ से ऊपर बढ़ चुका है। 2018 से लेकर 2019 में जो है कर्ज 58,000 करोड़ था, लेकिन अब जो है बढ़कर कितना हो गया है, 72,000 करोड़ रुपए का जो है कर्ज हो चुका है। तो ये कर्ज बढ़ते जा रहा है। 2025 तक जहाँ तक है उम्मीद है ये 90,000 करोड़ हो जाएगा। कुछ सालों में 27 आने तक 100 करोड़ तक जो है 1,000 करोड़ तक का ये कर्ज उत्तराखंड के ऊपर पड़ने वाला है। तो भिकियासैंण में जो है आपका हुई थी विधानसभा गैरसैंण भिकियासैंण, तो इसमें ये आपको पता ही होगा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिनका कि बेटा इंजीनियरिंग कर ली थी, तो उनको जो है सरकारी नौकरी मिल गई क्योंकि वो योग्य थे। इसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सतपाल महाराज ने अपने बेटे को टेंडर दे दिया था, क्योंकि उनका जो है उनने बिडिंग लगाई थी और टेंडर में वो पास हो गए थे और उनको टेंडर मिल चुका था, ठीक है। तो ये काफ़ी मुद्दे रहते हैं, जनता को इन मुद्दों पर आवाज़ उठानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दे रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से वृद्धि होती जा रही है, और कर्ज जो है अभी के मुकाबले 72,000 करोड़ का कर्ज उत्तराखंड के ऊपर है। वो कहाँ से जाएगा, हमारे ही जेब से जाएगा, और हमारे ही पैसे ये रहेंगे टैक्स पेयर के। तो कहने का मुद्दा ये है कि एक तरफ तो उत्तराखंड के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप विधायकों की सैलरी बढ़ा रहे हैं, उनके अलाउंस बढ़ा रहे हैं, उन पर जो है अलग अलग तरीके का
जो है उनको सुख सुविधा प्रदान की जा रही है। तो इस पर जो है कटौती होनी चाहिए सबसे पहले। जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाता ये कर्ज, तब तक विधायकों को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए एक तरीके से, क्योंकि वो ऐसे भी गरीब वर्ग में नहीं है कि उनको सैलरी या फिर कोई भी वित्तीय सहायता की ज़रूरत है। तो ये चीज़ों पर आप लोगों को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि कितना हमारे ऊपर कर्ज है और विधायकों की जो सैलरी है वो बढ़ते जा रही है। तो एक तरफ तो हमारा प्रदेश जो है कर्ज में डूबा है, दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक, उनको जो पेंशन में खर्च हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप सरकारी कर्मचारियों की पेंशनों को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये आपके जनप्रतिनिधि विधायक हैं, इनको आप पेंशन किस बात की दे रहे हैं? क्या इनने 5 सालों में ऐसा काम कर दिया है जो कि इनको पेंशन की ज़रूरत पड़ रही है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पेंशन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इस पर आप लोगों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सभी लोगों को, हम सभी लोग आपके साथ हैं, तो इस पर भी मुद्दे पर आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। पूर्व विधायकों को जो आपका वेतन मिल रहा है, ये जो डेटा है अभी 2022 का है। तो अभी के टाइम पर जो ये सैलरी मिल रही होगी, मेरे ख्याल से 60,000 के करीब पहुंच गई होगी पूर्व विधायकों की। ठीक है, तो ये डेटा 2022 के अनुसार रहेगा। अभी का जो लेटेस्ट डेटा है वो नहीं है। ये जो आरटीआई के माध्यम से मिला था, तो 52 लाख खर्च हो रहे हैं आपके पेंशन में, जो कि विधायकों के ऊपर। वो जो डेटा है वो अभी 22 का है। अभी जो खर्चे हो रहे होंगे, जहाँ तक है 60 से अबव 60 लाख से ऊपर जो है अब विधायकों के ऊपर ये चीज़ें खर्च हो रही होगी। तो ये आरटीआई के माध्यम से जो है निकाला है। और सबसे ज़्यादा जो है अभी जो पेंशन मिल रही है वो पूर्व विधायक राम सिंह सैनी को जो है मिल रही है। तो ये क्या इनने ऐसी उपलब्धि करी है, वो लोग वो चीज़ों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जो है इनको 1 लाख से ऊपर का जो है पेंशन मिल रही होगी। एक तरफ तो आप सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जो है ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग पूर्व विधायकों को जो है सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में इतनी ज़्यादा पेंशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। रिजर्वेशन पे तो आपको बोलना ही बोलना है। ये मुद्दा भी बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि पेंशन स्कीम सभी के लिए हटी है, तो विधायक क्यों इस स्कीम के अंदर आ रहे हैं? सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में आप लोगों को 50,000 60,000 जो है वेतन मिल रहा है, बैठे बैठे, घर बैठे बैठे। एक तरफ अग्निवीर 4 साल आप लोगों ने जो है जॉब कर दी अग्निवीर की, उसमें भी कुछ खास ऐसा दे नहीं रहे। दूसरी तरफ अपने लिए पूरी सुख सुविधा, वेतन भत्ता, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर बात होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आरक्षण दिया जा रहा है राज्य आंदोलनकारी व आश्रितों को, जो कि 10% हो गया है। तो 10% ये किस बेसिस पे सरकार ने दिया है, इस पर कोई डिफाइन नहीं किया है। जिसमें कि अभी अगर कुल मिला के चलें तो 13,000 के समथिंग जो है राज्य आंदोलनकारी होंगे या फिर आश्रित होंगे। इसमें भी कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि ये राज्य आंदोलनकारी हैं या फिर आश्रित हैं, क्योंकि आजकल उत्तराखंड में ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाना या फिर राज्य आंदोलन सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक लूप होल हो सकता है सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने का। जैसे पीसीएस में, यूपीएससी में आपने देखा होगा, फिजिकल हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है बना के पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं। तो ये उत्तराखंड में कोई बड़ी बात नहीं है कि राज्य आंदोलनकारी या फिर इनका अवैध तरीके से इस्तेमाल करके एक सर्टिफिकेट बना के जो है सरकारी नौकरी पाने का एक तरीका। दूसरी चीज़, 10% देना, आरक्षण देना कोई तुक की बात नहीं बनती, क्योंकि सिर्फ 13,000 लोगों में आप लोगों को, मतलब जो कि आबादी का अगर 0.7% लोगों को आप 10% आरक्षण दे देते हैं, तो बाकी लोगों का क्या होगा? जो अदर कैटेगरी हैं, जनरल और अदर कैटेगरी हैं, उनका क्या होगा? वो इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित होंगी। हर वर्ग को इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो कंडीशन है 0.7 आबादी, मतलब कुल मिला के सिर्फ 13,000 लोगों के लिए आप लोग 10% आरक्षण निकाल के ले आते हैं। तो ये बहुत बड़ा लूप होल एक तरीके से होगा, जो कि सरकार की क्या मंशा है वो तो आप बाद में समझेंगे। अभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन भविष्य में ये बहुत घातक सिद्ध होगा। आपने हाल देख लिए होंगे बांग्लादेश की किस तरीके से हो गए हैं, उसी तरीके से भी उत्तराखंड में भी हो सकता है। तो उत्तराखंड जब हमारा अलग हुआ था यूपी से, तो सन 2000 में हुआ था। तो उस समय जो है आंदोलनकारी होंगे,
आश्रित भी उस समय होंगे। उस समय उन लोगों को ज़रूरत थी कि उनको एक आरक्षण मिल जाए, लेकिन अब जो है करीब करीब 24 साल हो गए हैं उत्तराखंड को अलग हुए। अब क्या ज़रूरत है कि एक आरक्षण जो है आपके राज्य आंदोलनकारी और आश्रितों को दिया जाए। तो सरकार ने अब क्या फ़ैसला लिया है, क्योंकि 24 साल तक तो वो सक्षम हो गए होंगे, अपने अलग अलग कार्यों में लग गए होंगे, अलग अलग चीज़ों में लग गए होंगे, लेकिन अब क्या ज़रूरत आ गई कि अब याद आ रही है सरकार को इनको आरक्षण देना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आरक्षण देना है, चलो 2005 में दे देते, 2010 में दे देते, लेकिन अब जो है 2024 चल रहा है, तो 24 साल बाद जो है अब राज्य आंदोलनकारी आश्रितों को वो भी 10%, सीधे सीधे 10% देने की कोई भी मतलब कहें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 13,000 हैं, उसमें भी काफ़ी लोग सक्षम होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट सेक्टर में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग चीज़ों में वो लगे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सरकार हमें आरक्षण देगी, उसके बाद हम सरकारी नौकरियों की तैयारी करेंगे और फिर हम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा तो उनका मंशा नहीं होगी। ठीक है, तो उनके लिए भी हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन जो सरकार कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए ये आरक्षण आने के बाद जो 10% है, उसके बाद जो वंचित वर्ग है वो वंचित ही रह जाएगा, क्योंकि जिसको मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो लूप होल का फ़ायदा उठाएंगे वो लोग सीधे जो है नौकरियों में लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो है सरकार की मंशा है। सरकार चाहती है सभी को खुश करना। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सरकार का क्या बयान आया था कि संविदा कर्मचारी को परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है, मतलब पॉलिटिकल जो वोट बैंक जिसे कहते हैं, वो भी मामला भी कोर्ट में लंबित है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी चीज़ें रहेंगी। तो सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यही है कि इस चीज़ को नहीं लागू होना चाहिए। अगर आप आरक्षण देना भी चाहते हैं तो 10% तो कोई भी मतलब बात नहीं बनती। उसके बाद जो स्पोर्ट्स में दिया जा रहा है 4% आरक्षण, वो भी गलत है। गलत इस तरीके से है कि इतना कोई मेडल उत्तराखंड में नहीं लाते, जो भी लाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इक्का दुक्का, जिसमें कि मान के चलें 100 लोगों को आप 4% आरक्षण दे रहे हैं, मतलब 100 अगर मुश्किल से मुश्किल लाते हैं तो उनको आप 4% आरक्षण दे देते हैं। अगर आपको नौकरियां देनी है तो कोई भी अगर कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक में या फिर नेशनल इंटरनेशनल में कोई भी लाता है मेडल, तो उनको आप डायरेक्ट नौकरी दे दें, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग सीधे जो है उनको आरक्षण दे के रिजर्वेशन जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात रहेगी। दूसरी चीज़ जो अनाथ बच्चों को दिया जा रहा है, तो वो भी एक गलत डिसीजन है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो अनाथ बच्चे हैं, मुश्किल से मुश्किल कितने हैं, 700 हो सकते हैं या फिर 1000 हो सकते हैं, तो 1000 बच्चों के लिए आप जो आरक्षण ला रहे हैं वो 4% ला रहे हैं, ये भी गलत है। तो सरकार को या तो एक फैसला लेना चाहिए, एक ब्रैकेट बनाना चाहिए, जिसमें कि आपके स्पोर्ट्स वाले हो गए, अनाथ बच्चे हो गए, जो आपके आंदोलनकारी हैं, इनको जो है कुल मिला के 5% आरक्षण देना चाहिए। मतलब ये सभी का आरक्षण एक 5% के ब्रैकेट में कवर अप करना चाहिए, क्योंकि इनका यहाँ पे आप 4% दे रहे हैं, इसको भी 4% दे रहे हैं, 10% यहाँ दे रहे हैं, तो 14% आरक्षण तो यही चले गया। तो इस पर जो है आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। अगर आप अभी भी चुप रहेंगे तो फिर अग्निवीर का भी जो है आपको आरक्षण झेलना पड़ेगा, और भी कुछ आरक्षण आ जाएंगे। कुछ दिनों में सरकार कहेगी कि जो विधायक हैं उनके बच्चों को भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए 10%, तो वो भी आरक्षण मिल जाएगा। तो जिससे कि अभी के टाइम पे अगर मान के चलें तो 80% जो है सीटें आरक्षित हो चुकी हैं। जनरल वर्ग के लिए कुछ भी नहीं बचा है एक तरीके से। अगर जनरल ओपन सीटें अगर कम हो जाएंगी तो वो सभी के लिए नुकसान है, क्योंकि जितना छोटा अगर ओपन सीटें होंगी तो आप फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टफ हो जाएगा, सारी सीटें रिजर्व हो जाएंगी आपके आंदोलनकारियों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, अलग अलग जो श्रेणियाँ हैं जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार हैं, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। इससे बहुत असमानता आ जाएंगी। जो विभाग होंगे हमारे वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी के हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर वगैरह हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको गहराई से सोचना होगा। तो इसका कंक्लूज़न क्या होगा, एक तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, अलग अलग अपने राय देनी चाहिए,
ऑथेंटिक राय, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आरक्षण ख़त्म कर दें। संवैधानिक तरीके से हमें इस चीज़ पर लड़ना होगा। नेचुरल जस्टिस हमें चाहिए सबसे पहले। इसके लिए एक ही रास्ता है, हमें कोर्ट जाना होगा, ठीक है, हाई कोर्ट जाना होगा, उससे ही इसका निर्णय निकलेगा। या फिर जब तक सरकार की गद्दी नहीं हिलती, सीट अगर हिलती नहीं, तब तक सरकार कुछ भी नहीं करेगी। सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाएगी। वो चाहेगी कि जितने से जितने लोग अपने फेवर में हो, उनका वोट परसेंटेज बढ़ते रहेगा। तो फाइनल जो है हाई कोर्ट का ही दरवाज़ा हमें खटखटाना होगा, क्योंकि आखिरी जो अंतिम राहत है वो हाई कोर्ट से ही मिलेगी। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि उत्तराखंड में जो अवैध अतिक्रमण है वो किसके द्वारा हटाया जा रहा है? वो हटाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी हल्द्वानी हो गया, देहरादून हो गया, आप देख रहे होंगे अलग अलग। अभी ये सुमित हृदयेश हैं, उनके द्वारा अभी एक ज्ञापन भी सौंपा गया था हमारे मुख्यमंत्री को कि जो ये होटल हैं इनको नहीं हटाना चाहिए, 100 साल पुराने हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, पॉलिटिकल एंगल रहता है, क्योंकि इनका स्वार्थ उनमें छुपा होता है। तो आप लोगों को समझना होगा, एकजुट होना होगा। ऐसा नहीं कि आप अदर कैटेगरी के, हम जनरल के हैं, सभी को एकजुट होके इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी, तभी इसका जो है फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। तो इसमें जो है आपका 32% पॉपुलेशन को जो है 21% ही जो है सीटें मिल रही हैं। मतलब 32% के लिए सिर्फ कितना बचा है ओपन सीटें? 21%। तो ये एक तरीके से नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और असंवैधानिक है। तो इसके खिलाफ आप लोगों को कंप्लेन, मतलब हाई कोर्ट में जाना होगा, सभी को एकजुट होना होगा, ऑर्गेनाइज तरीके से होना होगा। अगर आप चाहते हैं संगठन में जुड़ना चाहते हैं, अलग अलग संगठन हैं, बेरोजगार संघ हैं, अदर जो है संघ हैं, तो उनसे जुड़कर इस विषय पर बात करनी होगी। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताएं कि क्या इसका कंक्लूजन होना चाहिए, उस पर अभी हम और वीडियो ले आएंगे। ये तो सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो आप तरीके से कह सकते हैं। तो इस पर आप लोगों को बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि विधायकों की पेंशन को बिल्कुल से बिल्कुल हटा देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देनी है पेंशन। और जो भत्ता बढ़ा है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, तब तक नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक उत्तराखंड का कर्ज कम नहीं हो जाता। मतलब एक तरीके से 50% कम नहीं हो जाता, तब तक विधायकों को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुद्दे पर भी बात उठानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसकी भी आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी चीज़ होगी रिजर्वेशन का मुद्दा, कि रिजर्वेशन जो है इस तरीके से नहीं देना चाहिए। हमारा जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड की वो अलग है और जो जनगणना है वो अलग है। आप एक वर्ग को इतना रिजर्वेशन दे देते हैं जबकि उसमें उम्मीदवार ही कम है। सपोज़ आपका स्पोर्ट्स कोटा में 100 लोग हैं, 100 लोगों को आप 4% आरक्षण दे देते हैं। दूसरी तरफ आपका जो 10% आरक्षण जो आपका आंदोलनकारी हैं वो सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 10,000 या 15,000 होंगे, उनको आप सीधे सीधे 10% आरक्षण दे देते हैं। तो ये काफ़ी असंवैधानिक रहेगा। तो आप लोग इस मुद्दे पर चर्चा ज़रूर करें। बाकी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आगे क्या रहेगी रणनीति, किस तरीके से आप लोगों को करना होगा, तो उसके बारे में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें, अच्छे तरीके से दें। ये नहीं कि कुछ भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं, सही चीज़ें आप लोगों को लिखनी चाहिए, जिससे कि एक स्पष्ट जो है साक्ष्य पहुंचने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है साक्ष्य पर ही बात करता है। तो इस विषय पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। किसी वर्ग को अगर बुरा लग गया तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।